नमस्कार दोस्तों, अगर यूपी की राजनीति में आपकी थोड़ी भी दिलचस्पी है और हाल के दिनों में यूपी में बीजेपी सरकार, योगी सरकार से नाराजगी की खबरें, बीजेपी नेतृत्व में चिंता और बेचैनी की खबरें, यूपी में फेरबदल की संभावनाओं पर तमाम तरह की खबरें और अफवाहें, इन सब पर आपकी अगर नजर होगी तो एक नाम शायद आपने सुना होगा, अरविंद कुमार शर्मा का नाम। कौन है अरविंद कुमार शर्मा और क्या योगी और मोदी के बीच तनातनी की एक वजह अरविंद शर्मा बन रहे हैं? और क्या अरविंद शर्मा ऐसे शख्स हैं कि जिन्हें प्रधानमंत्री मोदी चाहकर भी योगी की कैबिनेट में जगह नहीं दिलवा पा रहे? और अरविंद शर्मा योगी की जिद की क्या वजह बने? क्या ऐसी बात है अरविंद शर्मा में कि प्रधानमंत्री मोदी कहा जा रहा है उन्हें सरकार में मंत्री के पद पर देखना चाहते हैं और योगी उन्हें किसी सूरत में मंत्री के पद पर नहीं देखना चाहते हैं? आखिर क्या है अरविंद शर्मा में कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक आईएएस अधिकारी को कुछ महीनों पहले, रिटायरमेंट से कुछ महीने पहले रिटायर कराकर उन्हें यूपी भेज दिया, वो एमएलसी बन गए और उसके बाद कई जिलों में कोविड मैनेजमेंट का काम देखते हुए हर रोज ये खबरें आ रही है कि वो अब मंत्री बने कि तब मंत्री बने। बीच में ये भी अफवाह उड़ी कि वो सीधे मुख्यमंत्री बन सकते हैं। फिर कहा गया नहीं, मुख्यमंत्री तो योगी के रहते कोई नहीं बन पाएगा, तो कम से कम डिप्टी सीएम बनेंगे। फिर कहा गया डिप्टी सीएम के लिए योगी नाराज नहीं है तो उन्हें गृह मंत्रालय दिया जा सकता है, साथ में कार्मिक मंत्रालय दिया जा सकता है। फिर खबर आई कि योगी किसी भी सूरत में अपने मंत्रालय में, अपनी सरकार में गृह और कार्मिक अरविंद शर्मा को देने को तैयार नहीं है। फिर कहा जा रहा है कि अरविंद शर्मा को सरकार में न शामिल करने की योगी की जिद मोदी की नाराजगी की बड़ी वजह है। कहा जा रहा है कि योगी अमित शाह और मोदी को चुनौती देने के मूड में है और योगी को समझाने के लिए बीजेपी नेतृत्व की तरफ से बीएल संतोष और संघ के नंबर 2 दत्तात्रेय होसबोले तक उनसे बात कर चुके हैं या बात करने वाले हैं। ऐसे तमाम सवालों के बीच योगी से नाराजगी, योगी की शैली से कार्यकर्ताओं की नाराजगी, योगी के तौर तरीकों से बीजेपी विधायकों और बीजेपी मंत्रियों की नाराजगी, योगी के रहते हुए 10 महीने बाद होने वाले चुनाव को लेकर बीजेपी नेतृत्व की चिंता, योगी के रहते हुए संगठन में फेरबदल करके कैसे सरकार और संगठन को मजबूत किया जाए, कैसे मंत्रालय में योगी के इर्द गिर्द कुछ मंत्रियों को, नए चेहरों को शामिल किया जाए, ऐसी तमाम खबरें, चर्चाएं और कुछ अफवाहें, इन सब के बीच एक नाम लगातार गूंज रहा है, वो है अरविंद कुमार शर्मा। अरविंद कुमार शर्मा वो शख्स हैं जिनका प्रधानमंत्री मोदी से 20 साल पुराना रिश्ता है। अरविंद कुमार शर्मा ट्विटर पर, अगर आप में से किसी की दिलचस्पी है, उनका जरा ट्विटर हैंडल देखिए और मैं कुछ चीज़ें उनके ट्विटर से और कुछ चीज़ें जो उनके बारे में उन्हीं की वेबसाइट पर है उसके हवाले से आपको बताते हुए ये बताने की कोशिश करता हूं कि अरविंद शर्मा नाम के शख्स जो सरकार में उच्च पद पर रहे, पीएमओ में रहे, मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी के साथ लगातार गुजरात में रहे 13 सालों तक, उसके बाद करीब 6.5-7 साल तक पीएमओ में, 6.25 साल तक, जनवरी तक मान लें तो, और अब वो दिल्ली छोड़कर लखनऊ में है, लेकिन लखनऊ में सरकार में उनके लिए जगह नहीं बन पा रही और प्रधानमंत्री के चाहते हुए नहीं बन पा रही है क्या? इन सवालों का जवाब तलाशते हुए सबसे पहले अरविंद शर्मा हैं कौन? तो मैं देख रहा था अरविंद शर्मा का ट्विटर हैंडल और इससे आपको अंदाजा लगेगा कि अरविंद शर्मा की निष्ठा प्रधानमंत्री मोदी को लेकर कितनी है। और इतनी अगाध निष्ठा कई बार किसी भक्त की अपने भगवान के प्रति होती है और ऐसा निष्ठावान जो प्रधानमंत्री के कामकाज की तारीफ करते हुए, उनके निर्देशों, उनके फैसलों की तारीफ करते हुए, उनके शान में कसीदे पढ़ते हुए हर रोज ट्विटर पर कुछ लिखता हो, सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करने जैसे ट्वीट करता हो, सीधे आरएसएस प्रमुख, आरएसएस संगठन, बीजेपी संगठन, जेपी नड्डा, अमित शाह और मोदी को टैग करके ही हर चीज ट्वीट करके बताता हो यूपी में कि वो क्या कर रहे हैं, कोविड मैनेजमेंट में क्या कर रहे हैं, अपनी सारी गतिविधियों की सूचना ट्विटर के जरिए, गतिविधियों मतलब काम, जो काम उन्हें दिया गया होगा या जो काम कर रहे हैं
उसकी सूचना सीधे ट्विटर पर इन सबको टैग करके देते हैं। दिलचस्प बात है कि वो अरविंद शर्मा सरकार में जगह नहीं बना पा रहे। तो अरविंद शर्मा के बारे में 1988 बैच के ये आईएएस अधिकारी रहे हैं। 11 जनवरी 2021 को इन्होंने वीआरएस लिया। 32 साल तक आईएएस की नौकरी की। मऊ के रहने वाले हैं, यूपी के। और 2001 में जब मोदी मुख्यमंत्री बने थे गुजरात के, तब से इस साल जनवरी तक जब वो पीएम बन गए 2014 में, तब जो 2 गुजरात काडर के आईएएस अधिकारी दिल्ली तुरंत लाए गए थे, उसमें अरविंद शर्मा भी थे। और प्रधानमंत्री मोदी, आज प्रधानमंत्री, तब के मुख्यमंत्री, उनसे उनकी निकटता इस कदर थी कि जब प्रधानमंत्री पद की दावेदारी के लिए, सरकार बनाने के लिए मोदी जब राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के पास दावेदारी पेश करने गए थे, तो एकमात्र अधिकारी उनके साथ गया था, अरविंद शर्मा गए थे। अरविंद शर्मा ने, जो उनकी एक वेबसाइट है ट्विटर पर, उस वेबसाइट का मैं लिंक देख रहा था, और उस लिंक के जरिए उनके प्रोफाइल, उनकी भावना, उन्होंने जो काम किया उन सबको भी समझा। लेकिन लबोल हुआ अब ये, जैसा मैंने शुरू में कहा, प्रधानमंत्री में अगाध आस्था, एकदम अंधभक्त की तरह, एकदम क्या कहें, शिष्य की तरह, उस आस्थावान अधिकारी के तौर पर थे 20 साल। अब वो एमएलसी हैं। तो उन्होंने अपने बारे में खुद लिखा कि जब उन्हें उनका चयन हुआ मुख्यमंत्री के तौर पर गुजरात में मोदी के साथ, जब उनको अटैच किया गया, तो उन्होंने लिखा है इसमें कि गुजरात में पोस्टिंग के दौरान मुझे अचानक जब 8 अक्टूबर 2001 की वो तारीख आई, जब मुझे गुजरात सीएम का डिप्टी सेक्रेटरी, माफ़ करें, गुजरात सीएम का सेक्रेटरी नियुक्त किया गया। अपनी नियुक्ति के बाद मैं कई बार मोदी जी से ही पूछा कि मुझे ये सम्मान क्यों दिया गया, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। ये उनकी वेबसाइट, जो अरविंद शर्मा की वेबसाइट है, उस पर उनके हवाले से है। द मेंटर उसका हेडिंग है। मैंने हिंदी में तर्जुमा किया, इंग्लिश में लिखा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी को मेंटर मानते हैं। तो ऐसी निष्ठा, कहीं यही वजह तो नहीं है कि योगी परहेज कर रहे हैं, कि उनकी सरकार में उनके इर्द गिर्द एक ऐसा आदमी होगा जो सीधे मोदी से जुड़ा होगा, फोन कॉल पर, मैसेज पर, और लगातार संपर्क में होगा और हर चीज की जानकारी जाएगी। कहीं ऐसा आदमी तो नहीं कि शैडो बनकर प्रधानमंत्री के बिहाफ में सरकार में बहुत अहम भूमिका निभाने लगे। और ऐसे भी योगी अगर नौकरशाहों की मंडली के हिसाब से फैसले करते हैं, उनके इर्द गिर्द उनकी टीम 11 है जिसमें कई आईएएस अधिकारी हैं, उन नौकरशाहों में सबसे सीनियर भी होंगे। पीएमओ में ज्वाइंट सेक्रेटरी रहा हुआ शख्स, भारत सरकार में सेक्रेटरी रहा शख्स, और सीधे प्रधानमंत्री के द्वारा रिटायर कराकर यूपी भेजा गया शख्स, और वहां रहकर भी सीधे प्रधानमंत्री की तारीफ करते हुए प्रधानमंत्री के निर्देशों पर काम कर रहा शख्स, अगर वो सरकार में अहम हैसियत में आ गया तो नौकरशाहों में भी चिंता होगी और योगी को भी चिंता होगी। कहीं ये वजह तो नहीं है? कुछ और जानकारी अरविंद शर्मा के बारे में, द मेंटर के नाम से उन्होंने ये लिखा है प्रधानमंत्री के बारे में। और जब उन्होंने ये लिखा है कि अपनी नियुक्ति के बाद मैंने मोदी जी से कई बार पूछा कि मुझे ये सम्मान क्यों दिया, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उनकी सदाशयता, उनका बिहेव करने का तरीका, इन सब की तारीफ में बहुत कसीदे पढ़े। उसी में उन्होंने लिखा कि फिर 20 साल के साथ 20 साल के काम का हिसाब करते हुए उनकी तारीफों के पुल बनते हुए उन्होंने लिखा है कि उनकी मेहनत और दृष्टि की तारीफ की है। और उसी में उन्होंने लिखा है कि 2004-05 में सीएम हाउस में मोदी के प्रेजेंस में वो कुछ बोल रहे थे और उन्होंने एक शेर पढ़ा मोदी के प्रेजेंस में, जिनसे मिलकर जिंदगी से इश्क हो जाए वो लोग आपने शायद देखे ना हो मगर ऐसे भी हो। तो प्रधानमंत्री मोदी, तब वो मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री मोदी के लिए उनकी शान में एक आईएएस अधिकारी जो मुख्यमंत्री कार्यालय से अटैच हो और शान में ऐसे शेर सुनाता है तो वाह वाह तो मुख्यमंत्री करेगा। तो इससे आपको रिश्तों का पता चलता है, प्रॉक्सिमिटी का पता चलता है। पूरी वेबसाइट मोदी से उनकी प्रॉक्सिमिटी, गुजरात में उनकी अहम भूमिका, वाइब्रेंट गुजरात में उनकी भूमिका, गुजरात के औद्योगिकरण में उनकी भूमिका, इस पे जितने लेख छपे हैं अलग अलग वेबसाइट में, पत्रिकाओं में, सबके लिंक हैं। और हर लेख में अरविंद शर्मा की अहमियत को 1000 2,000 शब्द में लिखा गया और उसे अगर उन्होंने लिंक अपनी वेबसाइट पर लगाया मतलब उन्होंने इंडोर्स किया।
और उसके साथ मैं ज़रा उनका ट्विटर देखने लगा कि आज ही का जैसे ट्विटर मैं आपको बताता हूँ, हर ट्वीट प्रधानमंत्री के लिए होता है, प्रधानमंत्री की तारीफ में होता है, उनके निर्देशों पर अमल करते हुए उन्हें सूचना देने के लिए होता है, या अपने काम की सूचना देते हुए, जो कर रहे हैं वो सूचना देते हुए ऊपर जो बीजेपी शीर्ष नेतृत्व है, अमित शाह, मोदी और नड्डा और संघ प्रमुख, उनको जानकारी देने के लिए होता है। जैसे आज का ट्वीट है, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उससे 7 घंटे पहले का, जिसमें उन्होंने लिखा है कि कैसे प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से मिली कोविड की दवा सामग्री कुछ और जिलों में भेजने का आग्रह किया और कार्यकर्ताओं के चलते ये वहाँ पहुँच गया। नतमस्तक, शिवार्पण। काफ़ी धार्मिक आदमी है, जितने भी धार्मिक पर्व त्यौहार होते हैं उसमें उनका ट्वीट ज़रूर होता है। उसके बाद फिर उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ किस ढंग से वो काम कर रहे हैं, स्वयंसेवकों के साथ जो ज़रूरी सामान पहुंचाने का, वो जानकारी है। साथ में फिर वैसे ही नरेंद्र मोदी, हालांकि टैग यूपी गवर्नमेंट और योगी आदित्यनाथ को भी करते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी और आरएसएस संगठन को ज़रूर टैग करते हैं। फिर उसमें है 3 दिन पहले का एक ट्वीट, मोदी के नेतृत्व में देश को सुशासन का स्वर्ण काल मिला, ये उन्होंने ट्वीट किया और साथ में लिखा सेवा ही संगठन कार्यक्रम में ये गौतम बुद्ध नगर में किया, ऑक्सीमीटर और थर्मामीटर ये सब बांटा। फिर आगे है कि प्रधानमंत्री जी और केंद्र सरकार के यशस्वी 7 वर्ष पूर्ण होने पर सबको बधाई। फिर मऊ में जो उन्होंने काम किया वो लिखा। फिर लिखा मोदी जी की प्रेरणा से मिल रही ऐसी सामग्री पहले भी भेजी गई। ये जो भी काम कर रहे हैं मोदी जी की प्रेरणा से, मोदी जी के कहने पर, और मोदी जी का नाम रोशन हो इसी के लिए कर रहे हैं। योगी जी इसमें कहीं नहीं है। अगर सूबे का मुख्यमंत्री गायब है इनके सारे कामकाज से तो कहीं तो चिंता होगी। तो योगी को भी पता होगा कि ये आदमी तो डायरेक्ट कनेक्शन वाला है, ये तो हमारे और मोदी के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन में रहेगा। तो यहाँ जो कामकाज हो रहा है, जिसको लेकर कहा जा रहा है बहुत सारे विधायक नाराज, सांसद नाराज, कहने वाले तो यहाँ तक कहते हैं कि 325 विधायकों में से 150 से ज़्यादा योगी से नाराज। और उनकी नाराजगी शैली यही वजह रही कि पंचायत चुनाव में बीजेपी की मिट्टी पलीद हो गई। तो फिर वापस इसी पर बीच बीच में थोड़ा दाएं बाएं होता हूं। अब इसी में फिर उन्होंने 4 दिन पहले का भी ट्वीट वही है। फिर एक दिन सावरकर जी और बाकी लोगों का जो ये होता है जन्मतिथि, पुण्यतिथि, जितने लोगों का है सबको याद किया है इन्होंने। फिर एक 6 दिन पहले का ट्वीट है कि ईश्वर कृपा और माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से कोविड प्रभावितों की मदद हेतु दाताओं से दान का क्रम चालू है। फिर वही प्रधानमंत्री जी की अनुकंपा और कृपा से निर्देश पर। फिर आगे अगर देखेंगे, जहां बीमार वहीं उपचार की तर्ज पर कोविड की तीसरी लहर में पूर्वांचल में हम ये तैयारी कर रहे हैं। और आगे जितने ट्वीट देख रहा हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार, 21 मई का ट्वीट है। उनके मार्गदर्शन से ही वाराणसी में सब किया गया। उन्होंने आज की चर्चा में माइक्रो कंटेनमेंट जोन की राजनीति से जहां बीमार वहीं उपचार की व्यवस्था को सराहा। आपको याद होगा पीएम ने कहा था जहां बीमार वहीं उपचार, यूपी में जब उन्होंने संबोधित किया था। और अगर ये कहा तो अरविंद शर्मा एक तरह से कह रहे हैं कि ये उन्होंने बनारस में ये प्रयोग किया जिसे प्रधानमंत्री ने एक्सेप्ट किया और उसकी चर्चा की। तो मैं अभी ट्वीट देख रहा था लगातार। उसके बाद फिर 19 मई का है कि वाराणसी में कोविड व्यवस्थापन में जो भी अच्छा काम हुआ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के निरंतर मार्गदर्शन आशीर्वाद से पीएमओ के संपूर्ण सहयोग से हुआ। अब सोचिए, बनारस है यूपी में, आसपास के इलाके जहां ये काम कर रहे हैं यूपी में, सरकार वहां है बीजेपी की लेकिन मुख्यमंत्री हैं योगी। लेकिन ये जो भी कर रहे हैं सीधे प्रधानमंत्री के निर्देश पर, पीएमओ के कोऑर्डिनेशन से और प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से, और यही बार बार लिख रहे हैं। तो योगी जी को ये चिंता क्यों नहीं होगी कि ये तो सीधे सुप्रीमो का आदमी होगा। और इसलिए बीएल संतोष जब नीचे के बहुत सारे मंत्रियों से बात कर रहे होंगे, ये भी योगी को खटक रही होगी, क्योंकि ये योगी एक क्या कहें, व्यक्ति के तौर पर अहंकार है उनमें, गुरूर है, एक ठसक है। और ऐसे शख्स को डील करना पार्टी नेतृत्व के लिए भी आसान नहीं होता। और ये जोखिम बीजेपी लेगी क्या? और क्या वाकई योगी इतने अड़े हुए हैं कि मोदी चाहकर भी इन अरविंद शर्मा को उनकी सरकार में एडजस्ट नहीं करा पा रहे हैं? और अगर नहीं करा पा रहे हैं
तो 10 महीने तक ऐसे ही चलेगा। फिर अरविंद शर्मा खाली एमएलसी का झुनझुना लेने तो यूपी नहीं गए थे, या फिर कोई रास्ता निकलेगा। योगी समझ जाएंगे कि अब इनको एकोमोडेट करना है तो क्या उन्हें मामूली महकमा कोई शिक्षा विभाग और प्राथमिक शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्रालय दिया जाएगा, एक सचिव रहे शख्स को जो सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट कर रहा है। तो ऐसे बहुत सारे सवाल पैदा हो रहे हैं, और ये सवाल जब पैदा हो रहे हैं तो योगी और मोदी के टकराव की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। और वो टकराव किस हद तक होगा ये वो दो लोग और बीएल संतोष और संघ प्रमुख जान रहे होंगे। लेकिन खबर ये है कि अब संघ प्रमुख दिल्ली में जो कैंप कर रहे हैं उसमें दत्तात्रेय होसबोले, बीएल संतोष, अमित शाह और मोदी भी होंगे। इन लोगों से बात करके यूपी की स्थिति पर चर्चा करेंगे। यूपी की स्थिति पर चर्चा करना मतलब योगी की शैली, उनका कार्यकाल, बीता 4 साल और आगे का 10 महीना ये कैसे चलेगा, इस पर चर्चा करना होगा, रास्ता क्या निकले। उसी में फिर अरविंद शर्मा पर, फिर इसमें आगे इन्होंने जितने हैं उसमें सब में प्रधानमंत्री को ही इन्होंने एक तरह से संबोधित किया सीधे सीधे तौर पर। और कई दिन का मैं ट्वीट इनका करीब करीब पूरे मई महीने का मैं ट्वीट देख गया, कहीं भी इन्होंने किसी चीज़ के लिए योगी की तारीफ नहीं की है। योगी सरकार को किसी चीज़ के लिए एक तरह से इन्होंने कोई श्रेय नहीं दिया है। बल्कि 7 मई का देख रहा हूँ, आजमगढ़ भी कोविड की परिस्थिति की आजमगढ़ में समीक्षा की, मंडल कमिश्नर, डीएम, एसपी, इन सब अधिकारियों से और भाजपा पदाधिकारियों से मीटिंग हुई, संक्रमित लोगों के लिए दवा दी गई। अब देखिए ये भी एक हैसियत है, एक एमएलसी तो ऐसा कर नहीं सकता कि जिले में जाकर, कमिश्नरी में जाकर कमिश्नर से भी मिले, डीएम से भी मिले, बाकी तमाम वरिष्ठ अधिकारियों से मिले, उन्हें निर्देश दे कि यहाँ कोविड मैनेजमेंट कैसे होना। और कई जिले में, मऊ में, देवरिया में, काशी में, मतलब बनारस में, आजमगढ़ में, क्या ये मुमकिन है? कोई एमएलसी ऐसा कर सकता है? ऐसा तो मंत्री भी नहीं कर सकता। योगी राज में डिप्टी सीएम 2 हैं, केशव मौर्य आजू और दिनेश शर्मा बाजू। ये आजू वाले दोनों, आजू बाजू वाले जो दोनों हैं, कहा जाता है योगी से आंख मिलाकर बात भी नहीं कर सकते। योगी के फैसले पर ऐतराज करना या अपना फैसला अपनी मर्जी से कर योगी की सहमति लेना, इन दोनों की जो हैसियत है उससे बाहर है, ऐसा लोग कहते हैं। तो इस तरह की मीटिंग जिले में और मंडल में ये दोनों उप मुख्यमंत्री भी नहीं कर सकते बिना योगी की जानकारी, जितना मैं समझता हूं। अपने महकमे की कर लें बहुत है, उस महकमे में भी बड़े फैसले बिना योगी और उनके टीम 11 में जो नौकरशाह हैं उनके क्लियरेंस के नहीं हो सकता है। लेकिन ये कर रहे हैं, हर जगह दौरे कर रहे हैं, अस्पताल के अधिकारियों से मिल रहे हैं, डीएम और एसपी से मिल रहे हैं, जितने भी पूर्वांचल में उनके लगातार बनारस, मऊ, आजमगढ़, बलिया, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, मिर्जापुर जिलों में 38 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेजे और इसके लिए क्या क्या किया। तो मेरा कहने का ये, उनका ट्विटर पढ़ के सिर्फ बताने का ये है कि इससे पता लगता है कि अरविंद शर्मा एक खास असाइनमेंट से भेजे गए हैं। वो असाइनमेंट प्रधानमंत्री के द्वारा दिया गया है। अब उस असाइनमेंट में सिर्फ इतना तो होगा नहीं कि वो एमएलसी बने रहें और ये कोविड मैनेजमेंट, ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीमीटर और कुछ दवाएं और ये सब भेजते रहें। सिर्फ इसके लिए तो गए नहीं होंगे, वो गए होंगे किसी बड़े काम के लिए। वो बड़ा काम क्या है और वो बड़ा काम या बड़ी जिम्मेदारी उन्हें कब मिलेगा? क्या योगी उन्हें बड़ी जिम्मेदारी नहीं देना चाहते हैं? वहीं जहां से शुरू किया मैंने सवाल। और अगर नहीं देना चाहते तो क्या मोदी योगी के सामने ये कबूल कर लेंगे कि ठीक है, आपको जैसे करना है वैसे करिए? मुझे लगता है ये एक तनातनी की वजह है और इसीलिए कहा जा रहा है कि वो अमित शाह और मोदी को योगी चुनौती दे रहे हैं क्या। आज बीबीसी में मैं देख रहा था, समीरात्मज मिश्र हैं, उन्होंने एक स्टोरी लिखी है इसी हेडिंग के साथ कि वो चुनौती दे रहे हैं क्या। लेकिन उसी में जो मैं बीबीसी में भी देख रहा था, बहुत सारे पत्रकारों से भी उन्होंने बात की है, बहुत लोगों के हवाले से है कि किस तरह से यूपी में जितने भी कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन उस कयास के बीच, संगठन के लोगों की नाराज़गी के बीच, 10 महीने बाद फरवरी मार्च में होने वाले चुनाव में चिंता के बीच, ये भी तो सच है कि योगी के लोग योगी को कई बार मोदी का विकल्प के तौर पर सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाते हैं। और योगी के अंदर खाने कुछ न कुछ ऐसी महत्वाकांक्षा भी होगी, वरना
उनके इर्द गिर्द के लोग ऐसा कैंपेन नहीं चला सकते। उन्हें भी लगता होगा कि हिंदुत्व के शीर्ष पुरुष आज की तारीख में नंबर 1 मोदी हैं, उनके बाद मैं हूं। और ये उनकी अगर महत्वाकांक्षा है तो उस महत्वाकांक्षा वाले योगी को बीजेपी नेतृत्व क्या हिलाकर सत्ता से, कुर्सी से किनारे कर देगी? और अगर नहीं करेगी तो क्या बीजेपी नेतृत्व जिस ढंग से सरकार में मंत्रियों का फेरबदल करना चाहता है, या मंत्री या संगठन में जो फेरबदल करना चाहता है बीजेपी नेतृत्व, मतलब मैं मोदी और शाह की बात कर रहा हूं, जेपी नड्डा उन दोनों के बाद है। जो फैसला आज भी कहने को जेपी नड्डा अध्यक्ष जरूर हैं, लेकिन बड़े फैसले अमित शाह करते हैं। तो संगठन में फेरबदल की भी बात है। क्या यह सब मुमकिन है? और क्या योगी इसके लिए तैयार नहीं होंगे? और अगर योगी तैयार नहीं होंगे, सिर्फ सवाल है, तैयार नहीं होंगे तो क्या ये सब झुक जाएंगे और जैसे चल रहा वैसे चलने देंगे? नहीं, वो स्थिति भी नहीं है। तो फिर रास्ता क्या होगा, ये आने वाले समय में देखना है। कि क्योंकि ये इल्जाम है कि योगी की सरकार दरअसल उनके आसपास बैठे नौकरशाह चला रहे हैं, और इस कदर नौकरशाही काबिज है और इस तरह से अपने फैसले करती है कि किसी मंत्री, संतरी, विधायक, सांसद, किसी की कोई हैसियत नहीं, किसी की कोई सुनता नहीं। इसलिए कार्यकर्ता भी नाराज हैं। मंत्रिमंडल में हालांकि 6 मंत्री के पद खाली हैं, लेकिन वहाँ किनको बिठाया जाए, एक्सपेंशन कब हो, कौन चेहरा हो, इसमें संगठन महासचिव, बीजेपी नेतृत्व किनका नाम चाहते हैं, योगी उनके नाम पर रजामंद होते हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ें आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिलहाल अरविंद शर्मा के लिए मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद अरविंद शर्मा था, और अब ये भी देखना होगा कि संघ प्रमुख के साथ मीटिंग में क्या होता है। और एक बात कई लोग कहने वाले हैं कि योगी अगर इतना तन के खड़े हैं और तन के खड़े रह जाते हैं तो ये मुमकिन नहीं है कि उनके पीछे संघ का हाथ ना हो, और योगी को हिलाने का, जोखिम लेने का क्या मतलब है, इसका भी आकलन हो सकता है हो रहा हो। और मैंने पहले वीडियो में भी कहा, इतना आसान नहीं है योगी को हिला देना। चुनाव के पहले हिला देना मतलब कुर्सी से किनारे करके किसी को बिठा देना, ये तो नहीं होगा। तो जहां योगी हैं वहां रहते हुए उनके आसपास ये अरविंद शर्मा और बाकी लोग, इनकी चारों तरफ से, उनके चारों तरफ से ऐसी घेराबंदी हो जिससे ये न लगे कि योगी मनमानी कर रहे हैं और वो मनमानी न कर सकें, और सीधे मोदी और अमित शाह तक बातें पहुंचे और कुछ फैसले दिल्ली से हो और उन फैसलों पर अमल। फिलहाल इस वीडियो को दोस्तों यहीं खत्म करते हैं। तो इंतजार हम सब कर रहे हैं कि देखते हैं अरविंद शर्मा का क्या होता है, क्योंकि अरविंद शर्मा का कुछ होना और ना होना सीधे प्रधानमंत्री मोदी से जुड़ा है, और मोदी भी अपने फैसले उसी तरह से लेते हैं। आपने देखा होगा ममता बनर्जी के मामले में क्या हुआ कि उनकी मीटिंग में अगर ममता बनर्जी देर से पहुंची, मुख्य सचिव देर से पहुंचे, ममता बनर्जी का तो कुछ बिगाड़ नहीं सकते, तो मुख्य सचिव जिन्हें 3 दिन पहले एक्सटेंशन मिला था उन्हें दिल्ली तलब कर लिया गया 72 घंटे के भीतर दिल्ली दरबार में। ये अलग बात है कि ममता बनर्जी ने मुख्य सचिव से इस्तीफा दिलवाया और उन्हें मुख्य सलाहकार बना। तो जिद्दी मोदी भी हैं, जिद्दी और कड़े फैसले लेने वाले शाह भी हैं, लेकिन उधर योगी भी कम नहीं है, खूंटा गाड़ के बैठने वाले वो भी हैं। तो ये सिर्फ सवाल पैदा करते हैं, इसका जवाब वक्त देगा। और उनका एक वोट बैंक भी है, उनका एक चेहरा भी है। वोट बैंक मतलब हिंदुत्व वाला। तो 2 हिंदुत्व वाले चेहरे को टकराने से भी बीजेपी नेतृत्व और संघ बचना चाहेगा। फिलहाल इस वीडियो को दोस्तों यहीं ख़त्म करते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो होती रहेगी मैं बताता रहूँगा। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। मेरा फेसबुक पेज है, उसे लाइक करें, फॉलो करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप तक पहुँचे। फिलहाल शुभ रात्रि।